हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था पीपी के बारे में। इंडिया 16 डील करता है पीपी के बारे में। वी हैव टेकन द कंसिडरेशन ऑफ पीपी। हम लोगों ने देखा था पीपी किसे कहते हैं। पीपी होने के लिए टोटल 5 कंडीशन सेटिस्फाई होने चाहिए, तभी हम उसे पीपी कहेंगे। उसके बाद हमने पढ़ा था कौन कौन से एसेट आउट ऑफ स्कोप है इंडिया 16 के, जिसे कि पीपी नहीं मानेंगे। फिर हमने देखा था व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बियरर प्लांट। फिर हम इनिशियल रिकॉग्निशन देख रहे थे। इनिशियल रिकॉग्निशन से रिलेटेड हमने सारे कंसेप्ट को देखा था, क्या क्या इनिशियल रिकॉग्निशन में हम कॉस्ट में इंक्लूड करेंगे। देयर आफ्टर नाउ वी विल डिस्कस द क्वेश्चन रिलेटेड टू अब कंसेप्ट। अब हम लोग कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले ना हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 ये एक्विजिशन ऑफ एसेट से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 हम रीड करते हैं। लिस्ट प्राइस ऑफ मशीन। लिस्ट प्राइस का मतलब होता है कि एमआरपी या कोटेड प्राइस होता है। लिस्ट प्राइस दिया हुआ है 80 लाख। लिस्ट प्राइस देने का ये मतलब है कि क्वेश्चन में कहीं ट्रेड डिस्काउंट भी दे रखा होगा। ये एमआरपी होता है, एमआरपी पे डिस्काउंट मिलता है, तो ट्रेड डिस्काउंट दे रखा है। इसका मतलब कि ट्रेड डिस्काउंट को हम लिस्ट प्राइस से डिडक्ट करेंगे। तो बुक्स में जो डायरेक्ट वैल्यू लेंगे 10% डिस्काउंट करने के बाद 80 लाख माइनस 10% दैट इज 72 लाख। 80 लाख का 90% 10% लॉस लेस करने के बाद 90% वैल्यू कितना हो जाएगा? 72 लाख। ओके। इम्पोर्ट ड्यूटी, ये क्वेश्चन में हमें कह रहा है कि व्हाट एसेट एट व्हाट कॉस्ट एसेट विल बी रिक्वायर्ड। एसेट की कॉस्टिंग निकालनी है, तो कॉस्टिंग निकालते समय एसेट की ये एक्विजिशन का केस है। डायरेक्ट परचेज किया हमने, तो एक्विजिशन प्राइस में हम लोग ये प्राइस को इंक्लूड करेंगे, 80 लाख को इंक्लूड करेंगे प्लस 10% ट्रेड डिस्काउंट। इंपोर्ट ड्यूटी 5 लाख को इंक्लूड करेंगे। डिलीवरी फ़ी 1 लाख है, ये भी इंक्लूड करेगा क्योंकि ये डायरेक्टली रिलेटेड टू एक्विजिशन ऑफ एसेट है। इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन कॉस्ट, ये भी डायरेक्ट कॉस्ट है रिलेटेड टू परचेज ऑफ एसेट, ये 10 लाख भी इंक्लूड करेंगे। प्री प्रोडक्शन टेस्टिंग, ये भी इंक्लूड करेंगे। और परचेज प्राइस ऑफ 5 ईयर मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट विद वेंडर, एएमसी लिया है, 5 साल का एएमसी लिया है, तो ये हमारे परचेज से रिलेटेड नहीं है। ये बाद में उसके एनुअल मेंटेनेंस का चार्ज है। तो एनुअल मेंटेनेंस विल बी अमोर्टाइज्ड ओवर दिस पीरियड 5 ईयर। ये 7 लाख को 5 साल में अमोर्टाइज करेंगे। ये प्रीपेड एक्सपेंसेस, जस्ट लाइक ऑफ प्रीपेड एक्सपेंसेस। क्वेश्चन हम एक बार फिर से रीड करते हैं। क्वेश्चन में दे रखा है कि लिस्ट प्राइस जो दे रखा है 80 लाख है, इंपोर्ट ड्यूटी 5 लाख है, इंक्लूड करेंगे। डिलीवरी फी 1 लाख इंक्लूड करेंगे। इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन कॉस्ट 10 लाख इंक्लूड करेंगे। प्री प्रोडक्शन जो टेस्टिंग है, एसेट यूज होने के पहले जो टेस्टिंग करते हो उस कॉस्ट को हम इंक्लूड करेंगे। और एएमसी जो है ये आफ्टर एक्विजिशन कॉस्ट है, इसे हम प्रीपेड एक्सपेंसेस मान के एएमसी के पीरियड में अमोर्टाइज कर देंगे। ठीक है। फिर ये कह रहा है क्वेश्चन में कि ट्रेड डिस्काउंट जो है वो 10% दिया हुआ है। ट्रेड डिस्काउंट को डायरेक्टली हमने लिस्ट प्राइस से डिडक्ट कर देना है ऑन इनिशियल लिस्ट प्राइस एंड ए सेटलमेंट डिस्काउंट ऑफ 5%। ई पेमेंट फॉर, ये मतलब कैश डिस्काउंट है, 5% कैश डिस्काउंट है। इस कैश डिस्काउंट को हम पीएनएल में अदर इनकम के रूप में ट्रीट करेंगे। इसे हम लेस नहीं करेंगे, ये कैश डिस्काउंट है। अगर हम सेटलमेंट डिस्काउंट पेमेंट मशीन रिसीव विद इन 1, अगर 1 महीने के अंदर हम पे करते हैं तो 5% का कैश डिस्काउंट मिलता है। इसीलिए इसे हम अदर इनकम मान लेंगे और इसे कैपिटलाइज नहीं करेंगे। देखिए, परचेज प्राइस 80 लाख लेस 10% 72 लाख। इंपोर्ट ड्यूटी ऐड किया हमने, डिलीवरी फी ऐड किया, इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन कॉस्ट 10 लाख रुपए ऐड किया। प्री प्रोडक्शन टेस्टिंग जो ट्रायल रन के लिए हमने खर्चे किए तो वो भी ऐड करेंगे। तो अब
जाके हमें कॉस्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी निकल गया, टोटल 92 lakhs आएगा। कैश डिस्काउंट कैन नॉट बी रिड्यूस फ्रॉम कॉस्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी बिकॉज इट इज नॉट रिलेटेड विद द परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी के परचेज से रिलेटेड नहीं है कैश डिस्काउंट, इट इज रिलेटेड विद पेमेंट, पेमेंट से रिलेटेड है, इसलिए इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। इट विल बी ट्रांसफर टू PNL अंडर हेडिंग ऑफ अदर इनकम। AMC को 5 साल में एमोटाइज कर देंगे, राइट ऑफ कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 4, सेल्फ कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन है। ये देखिए क्वेश्चन 4। बेटे क्वेश्चन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना क्वेश्चन किए हुए इंडिया समझ में नहीं आने वाला, और एग्जाम में प्रैक्टिकल क्वेश्चन बहुत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए। एक्स लिमिटेड स्टार्टेड ए कंस्ट्रक्शन ऑन ए बिल्डिंग 1 अप्रैल 2010। कंस्ट्रक्शन का केस है, एक्विजिशन नहीं है, कंस्ट्रक्शन है। फॉलोइंग कॉस्ट है, प्राइस ऑफ लैंड 30 लाख है, ये ऐड होगा। स्टैम्प ड्यूटी डायरेक्ट कॉस्ट है, ऐड होगा। आर्किटेक्ट फी डायरेक्ट कॉस्ट है, ऐड हो जाएगा। साइट प्रिपरेशन को डायरेक्ट कॉस्ट है, ऐड हो जाएगा। मटेरियल डायरेक्ट मटेरियल ऐड हो जाएगा, अगर कुछ और कंडीशन न दी हो तो। डायरेक्ट लेबर ऐड हो जाएगा, अगर कोई और कंडीशन ना हो तो। डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर ऐड हो जाएगा, पहले इसे कंडीशन चेक करना पड़ेगा। जनरल ओवरहेड ये ऐड नहीं होगा, जो डायरेक्ट ओवरहेड होगा वही ऐड होगा। जो जनरल ओवरहेड ऐड है, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड हो सकता है, तो उसे हम ऐड नहीं करेंगे, तो ये खर्चा ऐड नहीं होगा। अदर इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, मटेरियल कॉस्टिंग ₹1 लाख हैड बीन स्पॉइल्ड एंड देयरफॉर वेस्टेड। 1 लाख का मटेरियल बर्बाद हो गया, इसे मटेरियल की कॉस्टिंग से लेस करना पड़ेगा। 1 लाख रुपये लेस करो। फर्दर 1.5 लाख वाज स्पेंट ऑन अकाउंट ऑफ फॉल्टी डिजाइन वर्क। फॉल्टी डिजाइन वर्क के कारण 1.5 लाख रुपया और स्पॉइल हो गया, तो टोटल 1.5 लाख का मटेरियल, 1.5 लाख प्लस 1 लाख 2.5 लाख का मटेरियल स्पॉइल हो गया। ये एबनॉर्मल कॉस्ट है, इसे मटेरियल कॉस्टिंग से बाहर करके चलेंगे, इसमें शामिल नहीं करें। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस प्रॉब्लम वर्क ऑन बिल्डिंग वाज स्टॉप फॉर 2 वीक्स ड्यूरिंग नवंबर 2020। 2 महीने काम बंद रहा फॉल्टी मटेरियल के कारण, फॉल्टी डिजाइन वर्क के कारण। इसे हम नॉर्मल मान लेंगे, क्वेश्चन में कुछ नहीं दे रखा है, इसे हम नॉर्मल लॉस मान लेंगे। ठीक है, हम नॉर्मल लॉस नहीं मानेंगे, इसे नॉर्मल लॉस मान लिया। और इट इज एस्टिमेटेड दैट 22,000 ऑफ द लेबर कॉस्ट रिलेटेड टू दैट पीरियड। ये 22,000 रुपया इस पीरियड से रिलेटेड है लेबर कॉस्ट। इस लेबर कॉस्ट जो लेबर कॉस्ट है इसमें से 22,000 रुपया लेस कर देंगे, क्योंकि ये हमारा एबनॉर्मल कॉस्ट है। ठीक है, द बिल्डिंग वाज कंप्लीटेड ऑन 1 जनवरी 2001 एंड अबाउट इन यूज इन 1 अप्रैल। ये इन्फॉर्मेशन हमारे लिए रिलेवेंट, कब से यूज होना हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं, कब कंप्लीट हो गया ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है फॉर कैलकुलेटिंग बोरोइंग कॉस्ट। जब से लोन लिया हो और जब ये कंप्लीट हो गया तब तक का हम बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज करते हैं। एक्स लिमिटेड हैड बीन टेकन ए लोन ऑफ 40 लाख 1 अप्रैल 2010, 1/4 को लोन लिया फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ विच मीट्स क्वालिफाइंग एसेट क्राइटेरिया एज पर इंडिया 23। लोन कैरीड इंटरेस्ट 8% पर एनम, रिपेबल ऑन 1 अप्रैल 2002। ठीक है, कह रहा है कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग याद कीजिए। कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग जैसा कि हमने बताया, जनरल ओवरहेड को नहीं शामिल करें। जनरल ओवरहेड related with cost of construction due to which we should transfer these expenses to P&L. General overhead cannot be considered as part of cost of asset, इसे हम P&L में ट्रांसफर कर देंगे। जनरल जो डायरेक्ट ओवरहेड होगा एसेट से रिलेटेड, एसेट की कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, उसी को कंसिडर करना है। जो जनरल नेचर का है, जो डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, उसे कंसिडर नहीं करना है। एबनॉर्मल लॉस को भी कॉस्ट का पार्ट नहीं मानना चाहिए, एसेट का पार्ट नहीं मानना। जो एबनॉर्मल लॉस है, दिस लॉसेस शुड बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसमें एबनॉर्मल लॉस कौन कौन सा था? 2.5 लाख का मटेरियल, 1 लाख प्लस 1.5 लाख प्लस 22,000 लेबर कॉस्ट, ये एबनॉर्मल कॉस्ट है, इसे हम P&L में ट्रांसफर कर देंगे। और इस क्वेश्चन में हमने ये प्रिजम्पशन ले लिया 2 वीक का जो सस्पेंशन है, फॉर सिंप्लिसिटी फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हमने 2 वीक्स को हमने टेम्पररी सस्पेंशन मान लिया और इसे कैपिटलाइज कर लिया। ठीक है,
नॉर्मल मान लिया, टेम्प्रेरी मान लिया। तो परचेज ऑफ लैंड हमने ऐड कर लिया, स्टैम्प ड्यूटी को ऐड कर लिया, आर्किटेक्ट फी को ऐड कर लिया, साइट प्रिपरेशन कॉस्ट को ऐड कर लिया। डायरेक्ट मटेरियल में से 2.5 लाख रुपया का लॉस कैसे निकला, 1 लाख प्लस 1.5 लाख रुपया का बर्बाद हो गया, तो उसे हमने हटा दिया। बाकी जो बच गया नॉर्मल कॉस्ट हमने ऐड कर दिया। डायरेक्ट वेजेज में से 22,000 रुपये का नॉर्मल लॉस है, उसे हटा दिया। रिमेनिंग को हमने कैपिटलाइज कर लिया। बोरोइंग कॉस्ट 40 लाख का हमने लोन लिया, 9 महीने के लिए बोरो किया। कैसे किया 9 महीने के लिए, आइए अब 40 लाख का कह रहा है बिल्डिंग वाज कंप्लीटेड ऑन 1 जनवरी 2000। 1 अप्रैल को लोन लिया, 1 जनवरी को ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, हमने लोन कब लिया, 1/4 को लोन लिया, इस डेट को लोन लिया और 1 जनवरी को कंप्लीट हो गया। 1/1/2000 को कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो इस 1 अप्रैल से 1 जनवरी तक में टोटल कितने होते हैं, 9 मंथ होते हैं। तो 9 मंथ के लिए हमें कैपिटलाइज करना है। कब हम पे करते हैं इससे मतलब नहीं है, जब एसेट कंस्ट्रक्ट हो जाएगी, जिस डेट पे एसेट का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगा उस डेट तक के सारे बोरोइंग कॉस्ट को हमें कैपिटलाइज करना पड़ेगा, उस एसेट में कैपिटलाइज करना पड़ेगा। एक्चुअल यूज ऑफ एसेट इज नॉट रिलेवेंट, कब एसेट पुट टू यूज होता है दैट इज नॉट रिलेवेंट, और कब हम लोन को रिपे करते हैं वो भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। कब एसेट कंप्लीट हो गया, एसेट कंप्लीट हो गया 1 जनवरी को। 1 जनवरी में टोटल 1 अप्रैल से 1 जनवरी की टोटल 9 मंथ है, तो 9 मंथ तक के हमें इंटरेस्ट कॉस्ट कैपिटलाइज करना है। सिंपल है, बहुत आसान है। ये इंटरेस्ट कॉस्ट ध्यान रखना है, बोरोइंग कॉस्ट के अकॉर्डिंग करेंगे। इस पर डिटेल में डिस्कशन हम इंडियास में करेंगे, बोरोइंग कॉस्ट में करेंगे। फिलहाल आप इतना समझ लीजिए कि मान लीजिए इस क्वेश्चन में अभी दिया होता 1 अप्रैल को था लोन लिया और 1 जनवरी को ये 1 जनवरी को नेक्स्ट ईयर 1 जनवरी को मान लो 1 अप्रैल को हमने लिया और 1 जनवरी को ये तैयार हो गया, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया। तो इस डेट में हम कैपिटलाइज कर, जब इस पीरियड के लोन को हम कैपिटलाइज कर, इंटरेस्ट को कैपिटलाइज करेंगे। मान लीजिए पुट टू यूज इस पीरियड में हुआ और पेमेंट यहाँ पे जाके हुआ, तो इस पीरियड से इस पीरियड तक को टोटल इस पीरियड को हमें इग्नोर करना है। हमें जो कंसीडर में लेना है कैपिटलाइजेशन के लिए, एसेट के कैपिटलाइजेशन के लिए बोरिंग कॉस्ट, एज पर बोरिंग कॉस्ट हमें इस पीरियड को लेना है, जब जिस पीरियड में एसेट एक्चुअली में कंस्ट्रक्ट हो गई हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। Acquisition of assets related है। ABC Limited installing a new plant in its factory, it has incurred this cost। पूछ रहा है क्वेश्चन, और प्लीज एडवाइस कीजिए ऑन द कॉस्ट दैट कैन बी कैपिटलाइज। जो कॉस्ट कैपिटलाइज करना है एज पर इंडिया 16 वो आपको एडवाइस करना है। तो कॉस्ट ऑफ प्लांट कितना है, 25 लाख। इसमें शामिल है इनवॉइस प्लस टैक्सेस, तो 25 लाख को हम शामिल करेंगे। ये हम एज्यूम कर लिए थोड़ी देर के लिए, ये इसका हमें टैक्स क्रेडिट नहीं मिलना है। जो टैक्स क्रेडिट है इसका रिफंडेबल नहीं है, टैक्स रिफंडेबल नहीं है। तो रिफंडेबल नहीं है तो हमें कॉस्ट का पार्ट मान लिया और टोटल 25 लाख को कैपिटलाइज कर देंगे। इनिशियल डिलीवरी हैंडलिंग कॉस्ट ये भी कैपिटलाइज होगा क्योंकि डायरेक्ट कॉस्ट है। कॉस्ट ऑफ साइट प्रिपरेशन डायरेक्ट कॉस्ट ऐड होगा। कंसल्टेंट यूज फॉर एडवाइस ऑफ एक्विजिशन ये डायरेक्ट कॉस्ट है, इस एसेट रिलेटेड ये भी ऐड होगा। इंटरेस्ट चार्ज जिस पे टू सप्लायर और प्लांट फॉर डेफर्ड क्रेडिट के लिए जो भी खर्चे होते हैं उसे हम इग्नोर करते हैं, उसे हम इग्नोर करेंगे, इसे शामिल नहीं करेंगे। एस्टिमेटेड डिसमेंटलिंग कॉस्ट 7 साल के बाद डिसमेंटल कॉस्ट इनकर करना है, उसे हम इंक्लूड करेंगे। ऑपरेटिंग लॉसेज बिफोर कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट होने के पहले जो ऑपरेटिंग लॉस है उसको भी हम इग्नोर करेंगे, इसे हम शामिल नहीं करेंगे। ठीक है, तो 2 खर्चे को हम इस क्वेश्चन में शामिल नहीं करेंगे। इंटरेस्ट चार्जेज जो डेफर्ड क्रेडिट के लिए दिया है, और ऑपरेटिंग लॉसेज बिफोर कमर्शियल प्रोडक्शन जो कि डायरेक्ट एसेट के एक्विजिशन से या कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड नहीं है, इन दोनों खर्चे को शामिल नहीं करेंगे। बाकी सारे खर्चे इसको हम इंक्लूड करेंगे। इट विल बी पार्ट ऑफ एसेट। देखिए
परचेज प्राइस हमने ऐड किया, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज ऐड किया, साइट प्रिपरेशन ऐड किया, प्रोफेशनल फीस ऐड किया, डिसमेंटलिंग चार्ज ऐड करेंगे। ये मान लिया कि प्रेजेंट वैल्यू दिया हुआ है हमने, ये मान लिया, ऐड करेंगे। इंटरेस्ट कैन बी कैपिटलाइज टू द कॉस्ट ऑफ क्वालिफाइंग एसेट ओनली, सो इंटरेस्ट ऑन डिफर्ड क्रेडिट रिटर्न ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। जो कैपिटलाइजेशन से रिलेटेड, जो क्वालिफाइंग एसेट से रिलेटेड जो इंटरेस्ट है वही कैपिटलाइज करेंगे। बाकी डिफर्ड क्रेडिट से रिलेटेड जो एक्सपेंसेस है, डिफर्ड क्रेडिट से रिलेटेड जो एक्सपेंसेस है, इंटरेस्ट है, उसे हम प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज करेंगे, उसे कैपिटलाइज नहीं करेंगे। ऑपरेटिंग लॉसेस है, ये डायरेक्ट एक्विजिशन से रिलेटेड नहीं है, इसीलिए इसे भी इग्नोर करेंगे। नेक्स्ट कंसेप्ट है कि अगर कोई एसेट हमने एक्सचेंज करके लाया, एक्सचेंज का मतलब है एक एसेट के बदले दूसरे एसेट को दिया हो, या पार्टली एसेट दिया हो, पार्टली कैश में दिया हो, तो उस केस में हम क्या करेंगे? उस केस में हम अकाउंटिंग कैसे करेंगे? कुछ एक्सचेंज का क्या मतलब है हमारे इंडिया के पर्पस के लिए? पार्टली हमने कैश में सेटलमेंट किया हो और पार्टली हमने एसेट दिया हो, ठीक है, एसेट के बदले में एसेट ले लिया और कुछ कैश दे दिया, कुछ ट्रांजेक्शन कैश में सेटल होगा, तो उस केस में हम अकाउंटिंग कैसे करें, कॉस्ट उस केस में क्या लेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए हम समझते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 17, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा। प्लूटो लिमिटेड owns a land building which are carried in its balance sheet as an aggregate value of 10 million। लैंड एंड बिल्डिंग बैलेंस शीट पे कितने आ रहा है, मतलब कैरिंग अमाउंट WDV अमाउंट कितने आ रहा है, 10 मिलियन का आ रहा है। फेयर वैल्यू उसका है 15 मिलियन, ठीक है। इट एक्सचेंज ए लैंड बिल्डिंग फॉर ए प्राइवेट जेट विच हैज वैल्यू न्यू एसेट, ये ओल्ड एसेट की वैल्यू दे रखी है, फिर न्यू एसेट जिससे हमने एक्सचेंज किया उसकी फेयर वैल्यू कितनी दे रखी है, 18 मिलियन। और डिफरेंस है हमने किस में सेटल किया होगा, 15 मिलियन का हमारा ओल्ड एसेट का फेयर वैल्यू, न्यू एसेट का हमारा दे रखा है 18 मिलियन का, डिफरेंस कितना है, 3 मिलियन का। इसमें हमने कैश में दिया है, इसको हमने कैश में सेटल किया होगा। ये देखो क्वेश्चन में देख रखा है, इंडिया के अकॉर्डिंग हमें अकाउंटिंग करना। एक्सचेंज ऑफ एसेट से रिलेटेड हमने क्वेश्चन डिटेल में इंडिया 40 में डिस्कस किया है। आप एक्सचेंज से रिलेटेड जो कंसेप्ट अगर समझना चाहते हैं तब वहाँ भी समझ सकते हैं, हमारे पुराने वीडियो देखिए, आपको डिटेल में क्लियर होगा। आप इंडिया 40 का क्लास नोट्स इस कंसेप्ट को समझने के लिए काफ़ी क्लियरिटी देगा। इस केस में हमारा जो वीडियो है पब्लिश हो चुका है, इंडिया 40, आप उसे देख सकते हैं, एक्सचेंज ऑफ एसेट से रिलेटेड। फिलहाल ये क्वेश्चन में अभी जो कह रहा है कि 18 लाख का न्यू एसेट लिया, तो न्यू एसेट को हमने डेबिट किया और पुराने एसेट को हमने हटाया रिटर्न डाउन वैल्यू पे, ये रिटर्न डाउन वैल्यू पे जा रहा है एसेट, हटा दिया बुक से, क्रेडिट कर दिया और 3 लाख रुपया कैश में सेटल किया, 30 लाख रुपया कैश में सेटल किया, कैश और WDV का जो अंतर है फेयर वैल्यू, ये फेयर वैल्यू था 10 लाख रुपया WDV था और उसका फेयर वैल्यू निकल के आया 15 लाख रुपया, तो इन दोनों का डिफरेंस जो है हमारा प्रॉफिट हो गया। तो इस प्रकार से ये ट्रांजेक्शन मूव किया, इसकी एंट्री ये होगी, फिर से बता दूं आपको, 18 लाख रुपया से नए वैल्यू को हमने नए एसेट को लाया बुक में और 10 लाख रुपये के ओल्ड एसेट को हटा दिया, 30 लाख रुपया हमने कैश में, ये 18 लाख नहीं है 180 लाख है, मतलब 18 मिलियन है, और 100 मिलियंस का हमारा बुक्स वैल्यू, 10 मिलियंस का हमारा बुक्स वैल्यू था, ओल्ड वैल्यू का एसेट था उसे हटाया, 30 लाख हमने कैश में दिए और रिमेनिंग जो हमारा आ गया वो प्रॉफिट आ गया। ये डिफरेंस है बुक वैल्यू और WDV का डिफरेंस है ओल्ड एसेट का, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल है, पेइंग एसेट एंड एक्शन। हायर परचेज पर भी हम लोग एसेट को ला सकते हैं। हायर परचेज में क्या होता है कि आप एनुअल इंस्टॉलमेंट पे करते हैं, आप इंस्टॉलमेंट पे करते हैं
कैश प्राइस, जो कि कैश प्राइस से ज़्यादा था। कैश प्राइस इज ऑलवेज लेसर देन हायर परचेज प्राइस। हायर परचेज प्राइस, मान लो कैश प्राइस 10 लाख है किसी एसेट की, आप हायर परचेज पे लाए तो आपको हो सकता है 15 लाख में खरीदना पड़े। तो जो डिफरेंस है, जो एसेट जो हमारे बुक्स में रिकॉर्ड होगी वो ऑलवेज कैश प्राइस पे रिकॉर्ड होगी। ये हायर परचेज प्राइस जो हमने इंटरेस्ट पे किया, हायर परचेज चार्जेज पे किया, वो हमें बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करना है, मतलब एसेट में कैपिटलाइज नहीं करना है, वो हमें P&L में ट्रांसफर कर देना है इंटरेस्ट एक्सपेंसेस के तौर पे। जो हमने इंटरेस्ट पे किया है वो हमें P&L में ट्रांसफर कर देना है एज एन इंटरेस्ट एक्सपेंसेस। इफ PP is acquired on higher purchase, then we should consider cost of asset equal to cash price। कैश प्राइस के इक्वल ही, कैश प्राइस को ही हमें कंसिडर करना है। कैश प्राइस 10 लाख है, 10 लाख को ही कंसिडर करना, 15 लाख को कंसिडर नहीं किया। जो एडिशनल 5 लाख हमने दिया है वो इंटरेस्ट एक्सपेंसेस होगा, उसे P&L में ट्रांसफर कर देना है। कैश प्राइस विल ट्रांसफर टू P&L एज एन एक्सपेंसेस। एक्स्ट्रा पेमेंट जो 5 लाख किया है उसे P&L में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है, केवल कैश प्राइस लेना है हायर परचेज के केस में। कुछ और कंसेप्ट हम समझते हैं रिलेटेड टू मेजरमेंट ऑफ एसेट। अगर हम डेफर्ड क्रेडिट पर लाए हैं, हायर परचेज नहीं, हमने मान लो डेफर्ड क्रेडिट पर लाए हैं, जैसे आजकल अमेजन पे, फ्लिपकार्ट पे बड़ा ही चल रखा है नो कॉस्ट EMI। में जो कोई हमें एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं पे करना पड़ता है, पर कभी मान लो आपने EMI पे लिया, तो कुछ एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। जैसे कैश प्राइस आपका दे रखा हो 10 लाख रुपया और EMI पे आप लोगे तो 11 लाख रुपया। जो ये डिफरेंस है नथिंग, इट इज EMI चार्जेस, इट इज इंटरेस्ट चार्जेस कह लो या फाइनेंस चार्जेस कह लो। ठीक है, इंटरेस्ट चार्जेस या फाइनेंस चार्जेस। तो हमें बुक्स में जो एसेट रिकॉर्ड करना है वो कैश प्राइस पे हमेशा रिकॉर्ड करना है। जो एडिशनल 1 लाख रुपया जो हमने फाइनेंस चार्जेज या इंटरेस्ट चार्जेस दिया है उसे वो हमें इग्नोर करना है, उसे हमें P&L में ट्रांसफर कर देना है। इफ PP इज एक्वायर्ड on deferred credit and no interest is required to be paid additionally, then अगर कोई इंटरेस्ट एडिशनली पे नहीं करना है, मतलब अलग से दे नहीं रखा आपको क्वेश्चन में, उसी में शामिल है, तो हम ये प्रिज्यूम कर लेंगे उस क्वेश्चन में कि ये इंक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट है। इट विल बी एज्यूम दैट परचेज प्राइस इज इंक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट। वी नीड टू कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परचेज प्राइस टू आइडेंटिफाई इंटरेस्ट एंड पेनल्टी कॉस्ट। मान लीजिए आपको दे रखा है कि परचेज कैश प्राइस है वो 10 लाख रुपये, जिसे इस क्वेश्चन में लेते हैं। मान लीजिए कि परचेज प्राइस आपको 10 लाख रुपये दे रखा है और EMI जो आपको पे करना है वो टोटल 5-5 लाख के 3 EMI पे करना है, तो ये 15 लाख हो गया। और क्वेश्चन में आपको कैश प्राइस नहीं दिया और 5-5 लाख के 3 प्राइस पर फेयर वैल्यू मान लो इसका 10 लाख रुपया है, तो नेचुरल सी है कि ये 5 लाख रुपया हमें इंटरेस्ट चार्ज है। तो अगर हमें क्वेश्चन में दे रखा है EMI इंटरेस्ट चार्ज नहीं दे रखा तो प्रिज्यूम करेंगे ये इंक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट है। हमें क्वेश्चन में एडिशनल फैक्ट दे रखे होंगे, अदरवाइज हम भगवान तो है नहीं जो कुछ समझ जाएंगे कैसे है। क्वेश्चन में हमें कुछ ना कुछ इंटरेस्ट से रिलेटेड फिगर दे रखा होगा, जैसे डिस्काउंटिंग फैक्टर या इंक्रीमेंटल बोरोइंग कॉस्ट, कुछ ना कुछ दे रखा होगा जिससे कि हम ये इंडिकेट होगा कि ये इसमें ये इंटरेस्ट चार्जेज है। जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 16 इसी टाइप का क्वेश्चन है, आपको बेटर क्लियरिटी होगा। क्वेश्चन नंबर 16 ध्यान से देखना। क्वेश्चन 16, ऑन 1 अप्रैल 2001 एन आइटम प्रॉपर्टी ऑफर्ड फॉर सेल ऑन 10 मिलियन। 10 मिलियन में के लिए बेचने जाने के लिए ऑफर है। विथ पेमेंट टर्म है 33,33,333 ओवर ए पीरियड ऑफ 2 ईयर। पेमेंट आर मेड ऑन 1 अप्रैल 31 मार्च 2002। और मतलब पेमेंट कैसे जाना है, पेमेंट 3 इंस्टॉलमेंट में जाना है। एक तो डाउन पेमेंट जाएगा, फिर एक ईयर एंड पे जाएगा, एक अगले साल जाएगा, वो 3 पेमेंट जाना है। एक एट द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन जाना है, एक साल बाद जाना है, एक दूसरे साल जाना है, तो 3 पेमेंट जाना है 33,33,000 के। द प्रॉपर्टी डेवलपर इज ऑफरिंग ए डिस्काउंट ऑफ 5%। प्रॉपर्टी डेवलपर आपको 5% का डिस्काउंट ऑफर करता है। इफ कब ऑफर करता है, पेमेंट इज मेड एट द टाइम ऑफ कंप्लीशन ऑफ सेल। अगर सेल के समय पूरा पेमेंट कर सकते हैं, मतलब यहाँ इस डेट पे पूरा पेमेंट आप कर देते हैं,
तो आपको 5% का डिस्काउंट मिलेगा। तो ये 5% का डिस्काउंट जो क्या है, ये कैश प्राइस हो गया, ये मतलब कैश प्राइस निकल के आ जाएगा। इम्प्लिसिट रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 5.36%। तो आपको प्रॉपर्टी किस रेट पर रिकॉर्ड करो कि किस कॉस्ट पर रिकॉर्ड करोगे आपको पता करना है। तो हमारा जो 33,333 का 3 EMI जाना है, एक जीरो रेट पे मतलब एट द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन, एक साल के अंत में, एक दूसरे साल के अंत में, ये 3 EMI जानी है। और रेट दे रखा क्वेश्चन है 5.36%। तो पहले जीरो रेट पे 1 होगा पीवी फैक्टर एट द रेट ऑफ 5.36%। एट द एंड ऑफ द ईयर ये हो जाएगा, सेकेंड ईयर के एंड में ये हो जाएगा पीवी फैक्टर। मल्टीप्लाई कर देंगे इन दोनों पीवी फैक्टर से, पीवी फैक्टर से इसको मल्टीप्लाई करने के बाद ये फिगर प्रेजेंट वैल्यू निकल के आ जाएगा। मतलब हमारा टोटल कितना जाना है, 100 मिलियन जाना है, 1 करोड़ जाना है, जिसका प्रेजेंट वैल्यू अगर आप कैश में पेमेंट कर दो तो 95 लाख। तो 5 लाख रुपए का जो डिफरेंस है 100 मिलियन 1 करोड़ मैंने 95, 5 लाख रुपए का डिफरेंस है। ये क्या निकल के आएगा, इंटरेस्ट कॉस्ट। ये इंटरेस्ट कॉस्ट जो हमें तो बुक्स में जो एसेट रिकॉर्ड करना है वो 95 लाख पे ही रिकॉर्ड करना है, और 5 लाख रुपया इंटरेस्ट को हम PNL में चार्ज कर देना है। तो एट द टाइम ऑफ एसेट जो हम क्रेडिट पर कर देंगे तो एसेट को रिकॉर्ड करेंगे 95 लाख रुपये पे, पीपी को 95 लाख रुपये बुक पे लाएंगे, पीपी टू पेबल बनाएंगे 95 लाख रुपया बीइंग एक्वायर्ड ऑन क्रेडिट। जब हम पेमेंट करेंगे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट नहीं, डाउन पेमेंट जमा करेंगे 33 लाख रुपए की डाउन पेमेंट, पेबल टू बैंक हमने पे कर दिया। फिर एट द एंड ऑफ द ईयर हमने इंटरेस्ट यानी वेंडिंग कॉस्ट हमने बुक्स में पेबल बना दिया, सिंपल है। 95 लाख में 33 लाख डिवाइड करने के बाद, इस रेट से मल्टीप्लाई करने के बाद ये हमारा पेबल आ जाएगा, ठीक है। फिर हम उस पेबल को पे कर देंगे एट द एंड ऑफ द ईयर, पेबल टू बैंक। फिर नेक्स्ट ईयर 95 लाख में डाउन पेमेंट प्लस फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करने के बाद सेकेंड इंस्टॉलमेंट पे करेंगे, लेस करेंगे, और उस पर 5.36% का इंटरेस्ट चार्ज प्लस इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, बुक्स में पेबल की एंट्री करेंगे, उसके बाद पेबल टू बैंक कर देंगे। तो इस प्रकार से ये एंट्री करेगी। एसेट जो हमारा इस केस में आएगा, एसेट जो रिकॉर्ड होगा हमारा वो कैश प्राइस पे रिकॉर्ड होगा, दैट इज 95 लाख पे रिकॉर्ड होगा, और 5 लाख रुपए जो एडिशनली हमने पे किया हुआ वो हमारा डेफर्ड क्रेडिट हुआ, उसे हम इग्नोर करेंगे, कैपिटलाइज नहीं करेंगे। इफ एसेट PP is acquired on deferred credit, no interest is required to be paid additionally, then it will be assumed that purchase price inclusive of interest. We need to calculate present value of purchase price. इस क्वेश्चन में हमारा 95 लाख आया, 25 इंटरेस्ट एंड अनवेंडिंग कॉस्ट। इंटरेस्ट और अनवेंडिंग कॉस्ट कितना आ गया, 5 लाख रुपया। इसे हम PNL में ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। अगर डायरेक्टली नहीं दे रखा तो हमें फाइंड आउट कर लेना है प्रेजेंट वैल्यू की मदद से। हमने इसको क्वेश्चन में कर लिया। 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट जा रहे थे हमारे, 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट जा रहा था हमारा इंस्टॉलमेंट, और उसके हमने पीवी फैक्टर से मल्टीप्लाई करके प्रेजेंट वैल्यू निकाल लिया, तो 95 लाख आ गया। 95 लाख पे इस सेट को हम रिकॉर्ड कर देंगे। रिमेनिंग अमाउंट को हमने इंटरेस्ट अमाउंट को हर साल जब भी वो ड्यू हो हमें पेबल बनाना है, फिर उसके बाद पे कर देना है जब भी उसकी ड्यू डेट आ गई, और उसके बाद हमें इंटरेस्ट को PNL में ट्रांसफर कर देना है, ठीक है। सिंपल कंसेप्ट है। नेक्स्ट है इंसिडेंटल कॉस्ट, मतलब कि अल्टरनेटिव यूज हो सकता है किसी कॉस्ट। मान लीजिए कोई बिल्डिंग के लिए हमने प्लॉट खरीदा, अभी ये बिल्डिंग इस पे बना नहीं, मीनवाइल हमने इस पे इस लैंड को किराए पार्किंग के लिए दे दिया रेंट पर। तो इस पार्किंग के लिए देने रेंट से जो इनकम आएगी, पार्किंग से जो इनकम आएगी, उसे हम इस एसेट्स में कैपिटलाइज करते समय इग्नोर करेंगे। तो ऐसे इनकम को हम इग्नोर करेंगे। तो इंसिडेंटल इनकम से जो भी हमें इनकम आ रही है, इंसिडेंटल ऑपरेशन से जो भी इनकम आ रही है, उस खर्चों को हमें, उस इनकम को हम इग्नोर करना है। एज पर प्रोविजन ऑफ इंडिया 16, टेम्पररी इनकम जैसे पार्किंग के लिए हमने स्पेस दे दिया,
जो कि था जो लैंड बिल्डिंग बनना था, इस पर हमने पार्किंग के लिए दे दिया। टेम्पररी इनकम ऑन पीपी फ्रॉम इट्स इंसिडेंटल ऑपरेशन शुड नॉट बी रिड्यूस। इसे घटाना नहीं है, ध्यान रखिए, इसे घटाना नहीं है। इट शुड नॉट बी रिड्यूस, इसे लैंड के पार्ट से घटा नहीं देंगे, जब कॉस्ट लैंड ऑफ कॉस्ट से घटा नहीं देंगे, इसे हम इग्नोर करेंगे। बट इट विल बी ट्रांसफर टू पीएनएल, इसे डायरेक्टली पीएनएल में ट्रांसफर कर देंगे एज ए अदर इनकम। इट मीन्स इनकम फ्रॉम इंसिडेंटल ऑपरेशन विल नॉट अफेक्ट कॉस्ट ऑफ जॉब। इंसिडेंटल इनकम कोई होती है, इंसिडेंटल ऑपरेशन से कोई इनकम होती है, उससे पीपी पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। रादर जो ऐसे इंसिडेंटल इनकम है, अदर इनकम एज ए अदर इनकम पीएनएल में ट्रांसफर कर देंगे, उसे कॉस्ट से रिड्यूस नहीं करेंगे। जैसे इस एग्जांपल में हमने लिया कि कोई पार्किंग के लिए कोई लैंड था हमारे पास पड़ा हुआ फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, ये लैंड पड़ा हुआ था जिसमें बिल्डिंग बनाना था, बिल्डिंग का काम अभी रुका हुआ है। मीनवाइल हमने इसको पार्किंग के लिए दे दिया, तो पार्किंग से जो कमाई हुई इस कमाई को लैंड की कॉस्ट से रिड्यूस नहीं करना, इसे डायरेक्टली अदर इनकम मान लेना है, ठीक है, और पीएनएल में ट्रांसफर कर देना है। सिंपल कंसेप्ट है। दूसरा कंसेप्ट है कि अगर हमने लीज पे एसेट को दिया है तो उस केस में एसेट किस वैल्यू पर रिकॉर्ड करेंगे। अगर लीज एसेट ऑपरेटिंग लीज पे दिया हो या फाइनेंस लीज पे, दो केस हो सकता है, ऑपरेटिंग लीज पे दिया हो या फाइनेंस लीज पे। ऑपरेटिंग लीज पे दिया हो तो उसका जो कॉस्टिंग निकालेंगे वो इंडिया 16 के अकॉर्डिंग निकालेंगे, नॉर्मल प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, जैसे कि अभी हम करते आए हैं। जो भी डायरेक्ट कॉस्ट है उस एसेट से रिलेटेड जो भी डायरेक्ट कॉस्ट है, डायरेक्ट मटेरियल प्लस लेबर प्लस ओवरहेड, जो भी खर्चे है वो हमें ऐड करना है, ठीक है। अगर एक्विजिशन है और कैश प्राइस है तो डायरेक्ट जो भी हमने एक्सपेंसेस किया है उसे ऐड करेंगे। अगर ये फाइनेंस लीज का केस है तो फाइनेंस लीज के केस में इंडिया 116 एप्लीकेबल होता है, इंडिया 16 एप्लीकेबल नहीं होता। और इंडिया से 116 के अकॉर्डिंग जो एसेट बुक में रिकॉर्ड होगी वो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट, जितना लीज पेमेंट हमें जाना है, मान लीजिए 5 साल 1 लाख रुपये का लीज पेमेंट जाना है, तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू आज के डेट पे कैलकुलेट करना है और उसे कंपेयर करना है फेयर वैल्यू से। फेयर वैल्यू इज कंपेयर्ड विद द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट। इन दोनों में जो लोअर होगा उसी इन लोअर फिगर पे, या फेयर वैल्यू लोअर हो या प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट लोअर हो, इन दोनों पे जो भी है लोअर हो, उस पर एसेट्स को रिकॉर्ड करना है, उस पर पीपी को रिकॉर्ड करना है, ठीक है। सिंपल है। क्वेश्चन 6 आइए समझते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन होगा ये क्वेश्चन 6, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिए बेटे इसे, एग्जाम में पूछे जाने की बहुत ही प्रबल संभावना है। क्वेश्चन 6, और ये हमारे सारे कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर देगा। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन बड़ा हो तो घबराना नहीं है बेटे, क्वेश्चन जितना ही बड़ा होगा वो उतना ही आसान होगा, ये सब मान के चलिए। ऑन 1 अप्रैल 2001 सन लिमिटेड परचेज सम लैंड खरीदा 10 मिलियन, 10 मिलियन का मतलब 1 करोड़, इंक्लूडिंग लीगल कॉस्ट ऑफ 1 मिलियन। लीगल कॉस्ट इसमें शामिल है तो 10 मिलियन हमारे कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा, इसे शामिल करेंगे। इन ऑर्डर टू कंस्ट्रक्ट ए न्यू फैक्ट्री, ये 10 मिलियन को हम कंसिडर करेंगे, ठीक है। कंस्ट्रक्शन वर्क कमेंस्ड ऑन 1 मई 2001। ऑन 1 अप्रैल 2001 सन लिमिटेड परचेज, 1 अप्रैल को उसने लैंड खरीदा, 1 अप्रैल को लैंड खरीदा और 1 मई को कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया। ये डेट हमें किस लिए इंपॉर्टेंट है बेटे? तो हम जो बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज करने वाले हैं बुक्स में वो 1 अप्रैल से करेंगे, ना कि 1 मई से। क्यों? क्योंकि जिस डेट पे हमने लोन ले रखा हो वो डेट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। कंस्ट्रक्शन किस डेट से चालू हुआ वो मतलब नहीं है, हमारा फंड आइडल पड़ा रह सकता है, पर जिस डेट से हमने लोन लिया है उस डेट से हम कैपिटलाइज करेंगे, ठीक है। आगे पढ़िए, क्वेश्चन में क्या दे रखा है। सेल लिमिटेड इनकर्ड द फॉलोइंग कॉस्ट इनकर्ड किया। प्रिपरेशन एंड लेबलिंग ऑफ लैंड, जो डायरेक्ट कॉस्ट है ये ऐड करेंगे। परचेज ऑफ मटेरियल फॉर कंस्ट्रक्शन, ये डायरेक्ट कॉस्ट से ऐड करेंगे। एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्कर 2 लाख, लेबर चार्जेज पर मंथ 2 लाख पर मंथ है लेबर चार्ज, इसे ऐड करना है, ठीक है। ओवरहेड कॉस्ट डायरेक्टली ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ फैक्ट्री, डायरेक्ट ओवरहेड है 1 लाख रुपये पर मंथ, ऐड करना है। ऑन गोइंग ओवरहेड कॉस्ट एलोकेटेड टू द कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट
मतलब इनडायरेक्ट ओवरहेड है, इसे इग्नोर करना है। ये इनडायरेक्ट ओवरहेड है, इनडायरेक्ट ओवरहेड है, इसे इग्नोर करना, केवल हमें डायरेक्ट ओवरहेड लेके चलना है। ठीक है। इनकम रिसीव ड्यूरिंग द टेम्परेरी यूज ऑफ फैक्ट्री प्रीमाइसेस एज ए कार पार्किंग, जो इंसिडेंटल इनकम जैसे जो कि अभी चर्चा की, ऐसे हमें इग्नोर करना है, या डायरेक्टली P&L में एज ए अदर इनकम रिकॉग्नाइज करना है। कॉस्ट ऑफ रिलोकेटिंग एम्प्लॉय टू वर्क एट न्यू फैक्ट्री। अब कंस्ट्रक्शन से हमने फैक्ट्री पे एम्प्लॉय, जैसे अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा था वहाँ पे एम्प्लॉय मैन पावर एम्प्लॉय था, उससे हमें फैक्ट्री में अब रिलोकेट कर दिया, तो ऐसे कॉस्ट को हमें इग्नोर करना है। डायरेक्ट कॉस्ट नहीं है कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, कंस्ट्रक्शन होने के बाद की कॉस्ट है, इसे भी हम इग्नोर करेंगे। कॉस्ट ऑफ द ओपनिंग सेरेमनी, ओपनिंग सेरेमनी का कॉस्ट है, इसे भी इग्नोर करेंगे। सेरेमोनियल एक्सपेंसेस नहीं लेना है, कंस्ट्रक्शन तक की कॉस्ट लेना है हमें। अब ध्यान से पढ़िए। फैक्ट्री वाज कंप्लीटेड ऑन 30 नवंबर 2001। फैक्ट्री जो हमारा कंप्लीट हो गया 30 नवंबर को, मान लो ये 30 नवंबर, 1 अप्रैल को लोन लिया और 30/11 को ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, 30/11 को, तो 1 अप्रैल से 30/11 तक, 1/4 से 30/11 तक कितने हो गए? 5 महीने हो गए। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 8 महीने हो गए। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 8 महीने। 8 महीने हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। द फैक्ट्री वाज कंप्लीटेड ऑन 30 नवंबर एंड प्रोडक्शन बिगेन ऑन फरवरी। ये प्रोडक्शन कब से चालू हुआ है हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। जो कैपिटलाइज होगा वो जिस डेट तक कंप्लीट हो गया उस डेट तक के खर्चे कैपिटलाइज होगा, बाकी हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ओवरऑल यूजफुल लाइफ ऑफ फैक्ट्री का यूजफुल लाइफ कितना दे रखा? 40 years फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लीशन। हाउएवर इट इज रूफ विल बी नीड टू बी रिप्लेस 20 years। फैक्ट्री जो है कह रहा है कि उसकी लाइफ है, फैक्ट्री की लाइफ है 40 years, बट इसकी जो छत है इसकी 20 years। ऐसा हम कंपोनेंट अकाउंटिंग कर सकते हैं, दोनों की अलग अलग निकाल के अलग अलग डिप्रिसिएशन लगा सकते हैं। तो इस पूरे फैक्ट्री की जो लाइफ है 40 साल है, पर रूप जो है 20 साल बाद बदलना पड़ेगा। इसकी लाइफ है 20 years। तो आप क्वेश्चन में आगे दे रखा है इन्फॉर्मेशन। आफ्टर डेट ऑफ कंप्लीशन कॉस्ट ऑफ रिप्लेसिंग करंट प्राइस वुड भी 30%। 30% है ये रूप की कॉस्ट दे रखी है, और 70% जो दे रखा है आपको फैक्ट्री का कॉस्ट दे रखा है। जो टोटल कॉस्ट का 70% फैक्ट्री का कॉस्ट है, 30% रूप का कॉस्ट है। तो आपको पूछ रहा है एट द एंड ऑफ 40 year पीरियड सन लिमिटेड हैज लीगली इन्फोर्सेबल ऑब्लिगेशन टू डिमोलिश द फैक्ट्री। कॉन्ट्रैक्ट के बाद है ना, लैंड को रिस्टोर करना पड़ेगा, और रिस्टोरेशन के लिए द डायरेक्टर एस्टिमेट दैट द डिमोलिशन चार्ज इन 40 years टाइम विल बी 20 million। 20 million का डिसमेंटलिंग चार्ज लगेगा, 20 million का डिसमेंटलिंग चार्ज लगेगा। एनुअल रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट विच इज अप्रोप्रिएट टू दिस प्रोजेक्ट इज 8%। 8% का डिस्काउंट फैक्टर है। द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 1 पेबल इन 40 years टाइम एट एनुअल डिस्काउंट रेट ऑफ 8% इज 4.6% दे रखा है। 4.6% यहाँ ध्यान रखिए। डिस्काउंटिंग फैक्टर भी दे रखा है हमें क्वेश्चन में, और उसका प्रेजेंट वैल्यू भी क्वेश्चन में दे रखा है। जो क्वेश्चन में प्रेजेंट वैल्यू अगर दे रखा है तो उस प्रेजेंट वैल्यू को हमें कंसिडर करना है, बाकी रियल प्रेजेंट वैल्यू कुछ भी इसका है तो उसे इग्नोर करना है। तो इस क्वेश्चन में हमें प्रेजेंट वैल्यू 8% पर दे रखा है, 4.6% दे रखा है, तो 4.6% हमें कंसिडर करना है। बाकी रियल में 8% का एक्चुअल कैलकुलेशन कुछ भी आए उसे हम इग्नोर करना है। तो 8% पीवी फैक्टर कितना दे रखा है? 4.6%। मतलब 200 लाख जो खर्चा करना है उसका 4.6% लेना है डिसमेंटलिंग चार्ज। ठीक है, ये 9,20,000 आ जाएगा। ठीक है, हमें जो क्वेश्चन में स्पेसिफिक अगर इंफॉर्मेशन दे रखा है तो उसे कंसिडर करना है, एक्चुअल कुछ भी वैल्यू है उसे इग्नोर करना है। ठीक है, हमें एक्चुअल के अकॉर्डिंग नहीं चलना है, हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है। द कंस्ट्रक्शन ऑफ द फैक्ट्री वाज पार्टली फाइनेंस बाय लोन ऑफ 17.5 million टेकन ऑन फर्स्ट। इस डेट को हमने लोन लिया, ये डेट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, 1/4। ठीक है, 175 लाख का लोन लिया। द लोन वाज एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% का है। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1 April 2001 to 31 August 2001 सन लिमिटेड रिसीव इन्वेस्टमेंट इनकम 1 लाख,
ऑन टेम्पोररी इन्वेस्टमेंट से 1 लाख रुपए का इनकम हुआ, इस 1 लाख को हमें इग्नोर करना है, इसे रिड्यूस नहीं करेंगे, इसे अदर इनकम मानेंगे। व्हेन द लोन प्रोसीड हैज बीन फुल्ली यूटिलाइज्ड टू फाइनेंस द कंस्ट्रक्शन। 1 लाख रुपए का इंसिडेंटल इनकम आ गया, उस लोन के रुपये कहीं और यूज कर लिया, तो इसे 1 लाख रुपए को इग्नोर करना है, इसे कैपिटलाइज नहीं करना। ठीक है। कंप्यूट द कैरिंग अमाउंट ऑफ फैक्ट्री का कैरिंग अमाउंट करना है बैलेंस शीट डेट पे। यू शुड एक्सप्लेन द ट्रीटमेंट। ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया तो आइए आंसर देखते हैं। ठीक है। परचेज प्राइस दे रखा है इंक्लूसिव ऑफ लीगल एक्सपेंसेस 100 लाख, जैसा कि हमने बताया था, ऐड करेंगे। फिर उससे रिलेटेड एक्सपेंसेस जो भी है रिलेटेड एक्सपेंसेस, और फिर लास्ट में रिमूवल कॉस्ट या डिसमेंटलिंग कॉस्ट। 3 टाइप के कॉस्ट है। परचेज प्राइस, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड 3 प्राइस है, परचेज प्राइस, रिलेटेड एक्सपेंसेस और रिमूवेबल कॉस्ट दैट इज डिसमेंटलिंग कॉस्ट। तीनों खर्चे हमें ऐड करना है। परचेज प्राइस क्वेश्चन में दे रखा है 100 लाख का है। साइट प्रिपरेशन कॉस्ट 3 लाख का ऐड करना है। डायरेक्ट मटेरियल दे रखा है, ऐड करना है। एम्प्लॉय कॉस्ट जो लेना है वो 2 लाख पर मंथ दिया रखा है, और ये हमें ऐड करना है। एम्प्लॉय कॉस्ट 1/5 से 30/11 तक ही, 1/5 से 30/11 तक के एम्प्लॉय कॉस्ट ऐड करना है। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ये 7 महीने का ऐड करना है। सिमिलरली डायरेक्ट ओवरहेड 1/5 से 30/11 तक का ऐड करना है। बोरोइंग कॉस्ट 175 लाख का लिया है, 6% की दर से लिया है 8 महीने के लिए, 1/4 से 30/11 तक। 30/11 को हमारा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया, तो टोटल 8 महीने का हमें कैपिटलाइज करना है। और इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट जो 1 लाख रुपया है, 1 लाख रुपया जो आया है ऐसे बोरिंग कॉस्ट को यूटिलाइज करके उसे इस बोरिंग कॉस्ट में से लेस कर देंगे, इस बोरिंग कॉस्ट में से लेस कर देंगे। इंसिडेंटल इनकम जो आया लैंड से उसे हम कंसिडर नहीं करेंगे। इंसिडेंटल इनकम जो आया लैंड से उसे हम कंसिडर नहीं करेंगे। इंसिडेंटल इनकम जो बोरिंग कॉस्ट से आया उसे हम बोरिंग कॉस्ट में से लेस कर देंगे। इसकी चर्चा हम डिटेल में बोरिंग कॉस्ट वाले इंडेक्स में करेंगे। फिलहाल के लिए आप इतना समझिए, जो बोरिंग कॉस्ट का मनी अगर हम कहीं और यूटिलाइज कर लेते हैं, उससे जो इनकम आती है उस इनकम को टोटल बोरिंग कॉस्ट से हमें लेस कर देना होता है। ठीक है। रिमूवल कॉस्ट कितना है? डिसमेंटलिंग कॉस्ट 2 करोड़, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 4.6% है, तो उसकी वैल्यू निकल के आ गई 9,20,000। तो टोटल वैल्यू हमारे 199,28,000 आ गई। फिर से देखिए क्वेश्चन समझते हैं। आइए एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है, ऑन 1 अप्रैल 2001 सन लिमिटेड परचेज सम लैंड फॉर 10 मिलियन इंक्लूडिंग लीगल कॉस्ट 1 लाख। 10 मिलियन है, लीगल कॉस्ट इंक्लूड, तो 10 मिलियन हम कॉस्ट का पार्ट बनेगा। कंस्ट्रक्शन वर्क 1 मई को स्टार्ट हुआ। प्रिपरेशन एंड लेबलिंग ऑफ लैंड 3 लाख रुपये ऐड होगा। परचेज मटेरियल, ये मटेरियल का कॉस्ट ऐड होगा। एम्प्लॉय कॉस्ट 2 लाख रुपये पर मंथ है। ठीक है, 2 लाख रुपये पर मंथ है। और हमारा क्वेश्चन में कह रहा है कि कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट हुआ 1 मई से। 1 मई से कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट हुआ, तो 1 मई से एम्प्लॉय कॉस्ट इनकर होगा। तो 1 मई से 30/11 तक के कंस्ट्रक्शन कंप्लीशन डेट तक जितने भी मटेरियल लेबर ओवरहेड चार्जेज आएगा वो हमें कंसिडर करना है। ठीक है। एम्प्लॉय कॉस्ट जो होगा वो एक्चुअल बेसिस पे होगा। ठीक है, जब से आप एम्प्लॉय लगाओगे तभी से तो कंसिडर करना। तो आपने 1 मई से लगाया तो 1 मई से खर्चा एम्प्लॉय कॉस्ट लोगे। 1 अप्रैल से तो एम्प्लॉय आपने लगा ही नहीं ना, तो 1 मई से का टोटल, मई से लेकर नवंबर तक टोटल 7 महीने का, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, टोटल 7 महीने का आपको एम्प्लॉय कॉस्ट लेना है। तो 2 लाख पर मंथ इंटू 7 मंथ, 14 लाख रुपये ये वैल्यू निकल के आएगी। ओवरहेड कॉस्ट 1 लाख पर मंथ है, तो ओवरहेड भी कितना हो जाएगा? 7 महीने का लेना है हमें, 7 लाख रुपये ओवरहेड लेना है। ऑनगोइंग ओवरहेड ये इग्नोर करना है। इनकम इंसिडेंटल पार्किंग से आया है, इग्नोर करना है। कॉस्ट ऑफ रिलोकेटिंग एम्प्लॉय ये भी इग्नोर करना है, डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है। कॉस्ट ऑफ ओपनिंग सेरेमनी ये भी इग्नोर करना है। ठीक है।
फैक्ट्री वाज कंप्लीटेड ऑन 30 नवंबर 2001 एंड प्रोडक्शन बिगेन ऑन 1 फरवरी 2002। फैक्ट्री कंप्लीट हो गया 30 नवंबर को। 30 नवंबर तक के खर्चे को कैपिटलाइज कर लेंगे, उसके बाद के खर्चे को हम इग्नोर करेंगे फॉर द पर्पस ऑफ इंडियाज 16 PPE। ओवरऑल यूजफुल लाइफ ऑफ फैक्ट्री कितना है? 40 साल दे रखा है। छत की लाइफ 20 साल दे रखा है क्वेश्चन में, और छत की वैल्यू 30% दे रखा है। एट द एंड ऑफ 40 years लीगली इन्फॉर्मेशन ओब्लिगेशन टू डिमोलिशन चार्जेज कितना है? हमारा 20 मिलियन है। ये हमें मैंडेटरी खर्चा है, ये हमें ऐड कर लेना है। डिमोलिशन चार्जेज कॉस्ट में ऐड करना है। ये कि हमें जब लैंड को लौटाएंगे तो वापस हमें लैंड को रिस्टोर करके डिमोलिश करके देना है। तो ये खर्चे 20 मिलियन को ऐड करना एट प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर पे, और क्वेश्चन में दे रखा है प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 4.6% एट द रेट ऑफ 8%। एक्चुअल वैल्यू हमें इग्नोर करना है। तो 200 का 20 मिलियन का 4.6% आ गया 9,20,000। ठीक है। Construction of the factory was partially financed by 17.5 million taken on 1 फरवरी। तो इस डेट से हम बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज करेंगे। लोन एनुअल रेट 6% है, और कह रहा है कि 1 लाख रुपए से कमाई हो गई, लोन को कहीं और यूज कर लिया तो 1 लाख रुपया इंटरेस्ट में से जो टोटल इंटरेस्ट होगा उसमें से 1 लाख रुपया लेस कर देंगे। लेस 1 लाख रुपया इंसिडेंटल इनकम। पर एसेट से इंसिडेंटल इनकम है उसे हम इग्नोर करते हैं, लोन से इंसिडेंटल इनकम है उसे हम लेस करते हैं। ठीक है। आइए एक बार फिर से समझते हैं हमने क्या किया। परचेज प्राइस ऑफ लैंड ऐड करना है, साइड प्रिपरेशन कॉस्ट को ऐड करना है, एम्प्लॉय कॉस्ट लेना है जब से एक्चुअल में एम्प्लॉयड हुआ है, वो 1 मई से 30 नवंबर तक के लिए एम्प्लॉयड हुआ, 2 लाख रुपये पर मंथ ऐड किया हमने। डायरेक्ट ओवरहेड जब से एक्चुअल में ओवरहेड स्टार्ट हुआ है, लोन तो हमने 1/4 को ले लिया, पर काम स्टार्ट हुआ है 1 मई से 30 नवंबर तक। उस डेट का खर्चे को हमने कैपिटलाइज कर दिया, बाकी खर्चे को इग्नोर किया। बोरोइंग कॉस्ट जो है 17.5 मिलियन 6% की दर से लिया। ये एक्चुअल डेट से 1/4 से, ये डेट यहाँ ध्यान रखिए, ये 1/5 से है और ये 1/4 से है। इंपॉर्टेंट है। जिस डेट से हमने लोन लिया उस डेट से हमें बोरोइंग कॉस्ट को कैपिटलाइज करना, और जिस डेट से हमारा एम्प्लॉय आया है, जिस डेट से ओवरहेड हुआ है, उस डेट से हमें खर्चे को कंसिडर करना है। ठीक है। और इस बोरोइंग कॉस्ट में हमें कुछ इंसिडेंटल इनकम हो गया, इस इंसिडेंटल इनकम को लेस कर देना है बोरोइंग कॉस्ट से। पर इंसिडेंटल इनकम अगर एसेट से हुआ उसे लेस नहीं करना, ये ध्यान रखना है। और डिसमेंटलिंग चार्ज 40 years में करना है 2 करोड़ का, जिसकी प्रेजेंट वैल्यू आज के डेट में 4.6% है, तो ये 9,20,000 आ गया। टोटल एसेट की कॉस्टिंग 199,28,000 आ गया। ठीक है। बाकी जो एक्सपेंसेस है, रेटेड एक्सपेंसेस नहीं था, डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं था, उसे हम इग्नोर कर दिया। अब क्वेश्चन में नेक्स्ट कह रहा है कि रूफ की कॉस्टिंग निकालना है और बिल्डिंग का कॉस्टिंग। क्वेश्चन में दे रखा है रूफ की वैल्यू 30% है और बिल्डिंग की वैल्यू 70% है। रूफ की लाइफ 20 years है, बिल्डिंग की लाइफ 40 years है। तो 4 महीने का वैल्यू निकाल दी। 4 महीने का क्यों? 4 महीने का इसलिए बेटे, अप्रैल में हमने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया और नवंबर में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया। ठीक है। और हमें निकालनी है ईयर एंड पे 31/3 पे। इस पीरियड से इस पीरियड में टोटल कितने 4 महीने आते हैं, यहाँ से यहाँ तक 8 महीने आते हैं। ठीक है। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये 8 महीने हो गए। और नवंबर के बाद दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 4 महीने आ गए। तो 4 महीने के में डिप्रिसिएशन लगाना है। जब से ये कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया उस डेट के बाद से डिप्रिसिएशन लगेगा। एक्चुअल पुट टू यूज हमें हमारे लिए रेलेवेंट है, यूज हुआ या नहीं हुआ हमें मतलब नहीं। जब से कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया है, इस डेट से कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया, इस डेट के बाद से हम डिप्रिसिएशन चार्ज कर देंगे। और हमारा 4 महीने आया, 8 महीना कंस्ट्रक्शन पीरियड है, इस पीरियड में कैपिटलाइज होगा, इस पीरियड में हमें डिप्रिसिएशन चार्ज करना है। तो वैल्यू हमारी ये है
30%, इसका 30% वैल्यू है, 20 ईयर्स लाइफ है, तो 4 महीने के लिए डिप्रिसिएशन ये निकल के आ गई। सिमिलरली बिल्डिंग का वैल्यू 70% है, टोटल लाइफ 40 ईयर्स है, तो 4 महीने का डिप्रिसिएशन ये निकल गया। टोटल वैल्यू ये है। बुक में ये डिप्रिसिएशन चार्ज होगा, ठीक है, बुक्स में ये डिप्रिसिएशन चार्ज होगा, इस तरह से स्टेटमेंट बनाकर। आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम फर्दर कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग, हैव ए नाइस डे।